आदरणीय सत्यकाम सर, आरंभ करें। ये हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय जे नंद कुमार जी आ गए हैं क्या? जी सर, अभी जुड़े हैं। अच्छा, तो शुरू कर दीजिए। सर को प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आई एम मेकिंग इट ऑल राइट। ओके सर, ओके सर। सो विथ योर परमिशन वी कैन स्टार्ट सर। ओके ओके ओके, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, थैंक यू सर। तो सुशील जी आरंभ कीजिए। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इग्नू की परंपरा के अनुसार हम अपने सभी कार्यक्रमों का आरंभ इग्नू के कुलगीत से ही करते हैं। तो मैं संजय जी से अनुरोध करता हूं, इग्नू के कुलगीत द्वारा कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। यह जन जन का विश्वविद्यालय, यह जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को, शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। जन जन का मान है, सम्मान है, पहचान है। जन जन का मान सम्मान पहचान है। राष्ट्र का आह्वान है, वरदान है, अभिमान है। राष्ट्र का आह्वान, वरदान, अभिमान है। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है वादा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महाल। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित। ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित। सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। धन्यवाद संजय जी। सारा भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अगले 15 अगस्त को हम अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से पूरे देश में और इस देश से बाहर रहने वाले भारतीय भी अपनी परंपरा, संस्कृति और स्वतंत्रता संघर्ष को याद कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में इग्नू के स्वाधीनता संग्राम तथा प्रवासी अध्ययन केंद्र ने यह निर्णय लिया कि हम 75 व्याख्यानों की श्रृंखला आयोजित करेंगे और उसी के अंतर्गत आज हम 42वीं पायदान पर खड़े हैं। आज हम सबका यह परम सौभाग्य है कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच श्री जे नंद कुमार जी उपस्थित हैं, जो कि प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक हैं। सर, मैं आपको नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मैं अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिनकी प्रेरणा से हम लोग यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और अपने माननीय समकुलपति तथा केंद्र के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिनके श्रमसाध्य परिश्रमों से हम लगातार यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अब मैं बिल्कुल भी विलंब न करते हुए आज के मुख्य अतिथि के स्वागत और परिचय हेतु डॉक्टर शंभुनाथ मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर सुशील तिवारी जी।
भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के इस श्रृंखला में भारत, भारतीयता और स्वतंत्रता संग्राम इस विषय पर आयोजित आज के इस व्याख्यान में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए हमारे बीच वरिष्ठ विचारक, चिंतक, आदरणीय श्री जे नंद कुमार जी की गरिमामयी उपस्थिति है। श्री जे नंद कुमार जी स्वनामधन्य विद्वान हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय चेतना के प्रखर चिंतक हैं। केरल के पंडालम में आपका जन्म हुआ। अपने प्रारंभिक जीवन काल से ही आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में आपने अपने जीवन को राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया है। आप एक सुपरिचित लेखक, प्रभावशाली वक्ता, सक्षम संगठनकर्ता और सुगंभीर बुद्धिजीवी हैं। भारतीय दर्शन, उपनिषद, वेद, भारतीय ज्ञान परंपरा पर आपका असाधारण अधिकार है। आप एक गंभीर अध्येता और प्रख्यात चिंतक हैं। वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महत्वपूर्ण आनुषंगिक संगठन प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अपने विचारक, चिंतक और संगठनकर्ता स्वरूप के अतिरिक्त आप एक सुख्यात कवि और लेखक भी हैं। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित और प्रशंसित हो चुकी हैं। बदलते दौर में हिंदुत्व आपकी ऐसी ही एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि बहुचर्चित है और जिससे हम सभी का परिचय है। इसके अतिरिक्त आप एक महत्वपूर्ण पत्रिका के संपादक और कई महत्वपूर्ण पुस्तकों के अनुवादक भी रहे हैं। आप एक बहुआयामी प्रतिभा से संपन्न विद्वान हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके हजारों फॉलोअर्स हैं जो आपकी तमाम पोस्टों को पसंद करते हैं और उस पर अपनी त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं और आप लगातार सक्रियता से लिखते रहते हैं और अपने प्रखर विचारों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते रहते हैं, जिससे आपके साथ एक बड़ा समुदाय जुड़ा हुआ है। आप जैसे कुशल और ओजस्वी वक्ता को अपने इस कार्यक्रम में पाकर हम सभी अत्यंत प्रसन्न हैं। मैं विश्वविद्यालय परिवार और अपने समस्त श्रोता दर्शक वर्ग की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय के मार्गदर्शन में यह व्याख्यान श्रृंखला आयोजित हो रही है। आपकी प्रेरणा और निर्देशन से ही इतनी अच्छी यह व्याख्यान श्रृंखला संचालित हो रही है। मैं इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। हमारे विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माननीय समकुलपति महोदय और स्वतंत्रता संघर्ष तथा प्रवासी अध्ययन केंद्र के माननीय निदेशक प्रोफेसर सत्यकाम जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी सक्रियता, निर्देशन कुशलता और ज्ञान के प्रति आपके अनुराग के कारण ही यह श्रृंखला इतने व्यवस्थित और विचारपूर्ण ढंग से एक आकार ले रही है। इस कार्यक्रम में मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आभासी माध्यम से आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय समकुलपति, विभिन्न विद्यापीठों के निदेशक, हमारे विद्वान प्राध्यापक, विभिन्न पदाधिकारी और अन्य सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई डॉक्टर सुशील तिवारी जी और धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर सुरेश कुमार गोहे जी का भी आज के इस आयोजन में मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अंत में इस आयोजन से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी सहयोगियों का, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद डॉक्टर शंभुनाथ मिश्र जी। आज आदरणीय श्री जे नंद कुमार जी भारत, भारतीयता और स्वतंत्रता संग्राम, इंडिया, इंडियननेस एंड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस विषय पर अपनी बात हम सबके सामने रखेंगे। मुझे आशा है कि इनके इस प्रेरक उद्बोधन से हम सबको जो मार्गदर्शन मिलेगा वह हमारे अध्ययन और आगे के कार्यों के लिए प्रेरणा का ही काम करेगा। तो अब मैं बिल्कुल भी विलंब न करते हुए आदरणीय श्री जे नंद कुमार जी को बहुत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे आज का मुख्य वक्तव्य आरंभ करें।
नमस्कार सभी सुधीजनों को। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, सम कुलपति जी डॉक्टर सत्यकाम जी, और इसका जो संचालन कर रहे हैं डॉक्टर सुशील जी, और स्वागत भाषण किए हुए डॉक्टर शंभुनाथ जी, सभी को मेरा प्रणाम। और इस कार्यक्रम में आभासी माध्यम से जुड़े हुए सभी सुधी जनों को मेरा विनम्र वंदन। मैंने फोन पे बात किया था, मेरे ख्याल से सत्यकाम जी से होगा या सुशील जी से है, क्या पता नहीं है। आई एम एक्चुअली ऑन माई वे फ्रॉम द एयरपोर्ट, सो इन बिटवीन समहाउ आई हैव कैच अप समवेयर। मैंने जो इसको अरेंज किया, इसलिए लाइट वगैरह तो कम है, सो बीच में अगर प्रॉब्लम हुआ है तो मैं वीडियो ऑफ करूंगा। फिर भी मेरे लिए जो दिए हुए टाइम पूरा मैं आपके साथ रहूंगा। स्वतंत्रता के 75 साल एक देश के, एक राष्ट्र के सफर में, राष्ट्रीयता के जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण एक मील का पत्थर ऐसा कह सकते हैं। इट्स ए वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट फॉर अस ऑल। दैट्स वाई हमने बहुत पहले ही तैयार किया है। राष्ट्र पर प्रेम भक्ति रखने वाले सभी लोग, वो सरकार हो, तमाम राज्य सरकारें हो, अन्य गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हो, राष्ट्रभक्त लोग हो, पहले से ही तैयारी करना प्रारंभ किया है। ये एक खास डिफरेंस स्वतंत्रता मिलने के समय भी हम सभी को मालूम है। ऑफ कोर्स दिल्ली में बहुत खूब सेलिब्रेशंस चल रहा था। 1947 अगस्त 14 मिडनाइट एंड 15 मॉर्निंग को बहुत बड़ा त्योहार मना रहे थे कुछ लोग, लेकिन हम सभी को मालूम है महात्मा गांधी जी दिल्ली के इर्द गिर्द नहीं थे, यहाँ नहीं थे। Why he was not there हम सभी को मालूम है। हम सभी के उस जमाने में जिए हुए लोगों के मन में एक बहुत बड़ा दुख भी उसके साथ था, बिकॉज हमारा भारत डिवाइड हो गया था। स्वतंत्रता मिलने के साथ साथ ये पार्टीशन हो गया। बाद में 25 साल जब पूरा हो गया 1972 में, उस समय भी मेरे ख्याल से आज से तुलना करने के समय उतना बड़ा त्योहार नहीं हुआ था, सेलिब्रेशंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये भी हम विचार करने लायक विषय है। मैं शोधार्थी यहाँ बैठे हुए बहुत सारे सुधी जनों को ये विषय सोचने का जो मैं दे रहा हूँ। Why there was no such big celebration in the sense, अभी जो तैयारी कर रहे हैं भारत के अंदर और भारत के बाहर, एक साल से इसके जो विषय हमारे सामने आ रहे हैं, why just not be? And again I would like to ask, in 1997 also, अभी के हिसाब से अगर देखा है तो when we are comparing it, that एक प्रकार से हमारे मन में एक दुख मंडराते हैं, क्योंकि जहां पहुंचना चाहिए था भारत, वहां तक हम पहुंचे हैं क्या, उस प्रकार के वेदना दुख मन में होता था। लेकिन अभी थोड़ा मैं शुरू से ही एक बात बताकर मेरे विषय में प्रवेश कर रहा हूं। But that is not the situation as such. I am not saying everything has been satisfied, everything has been fulfilled. No, but still there is a hope in the general public. भारत as a whole एक प्रकार से एक विश्वास जग रहा है, एक आशा आकांक्षा, the aspirations and hope of especially the young generation has increased. It has been ignited like anything. एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो पुस्तक लिखा है ना, इग्नाइटेड माइंड्स, एक्चुअली द यंग जनरेशन, हमारे यहाँ के युवा पीढ़ी के मन में, आम समाज के अंदर एक प्रतीक्षा, एक एक्सपेक्टेशन, एक होप, वो होप का एक उजाला उनके मन में आ गया है। ये चेंज का, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी जरा विचार करने लायक विषय है, क्योंकि मुझे लगता है फिर से भारत के हृदय क्षेत्र में भारत फिर से आ गया है। भारतीयत्व पर गर्व रखने वाले लोगों का जो संख्या बढ़ रहा है, और दे आर होपिंग that everything is going to be set right, and also भारत
इन द कमिंग ईयर्स श्योरली हम एक एमर्जिंग सुपर पावर के रूप में भारत आ रहा है, ये विश्वास आ गया। इसका कारण भी आप लोग चर्चा करना चाहिए। अभी जो हम विषय में प्रवेश हो गया है, स्वतंत्रता स्वाधीनता मिलने के लिए हम सभी को मालूम है एक लैंडमार्क इंडिपेंडेंस मूवमेंट भारत के अंदर हुआ था। लैंडमार्क इसलिए कर रहा हूं, एक ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम। क्या पूरे विश्व में कॉलोनियलिस्ट के विरुद्ध में उपनिवेशिकवाद के लोगों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम हुए, इससे क्या फर्क है, क्या चेंज है भारत के स्वतंत्रता संग्राम का? इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई वुड लाइक टू प्रेजेंट बिफोर यू इज, एज भारत, अगेन कोट एंड कोट में मैं कह रहा हूं, एज भारत वी हैव स्टार्टेड आवर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल long back, very long back. It was a long independence struggle. बाकी बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम जहां जहां हुए, ये सभी देशों को इस प्रकार का एक क्रेडिट उन्होंने बता नहीं सकते हैं, but our independence struggle was a long one. Here we have to seriously think about the mainstream history books which were referring, which were जो लिखते हैं स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। अगर इन बिटवीन लाइन में हम पढ़ा है तो आई नो whom I am addressing. यहाँ जो आए हुए लोग सब यूनिवर्सिटी के बहुत विद्वान लोगों के सामने, इसमें हिस्ट्री प्रोफेसर्स भी होंगे, मैं क्षमा मांगकर पूछ रहा हूँ। द मेन स्ट्रीम हिस्ट्री बुक में अभी भी जो लिख कर रखा है स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अगर देखा है तो कुछ लोग कहते हैं ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए उतना बड़ा हिस्ट्री वगैरह नहीं है जी। कुछ लोग कहते हैं 1857 में शुरू हुआ, दैट मीन्स इसलिए है ना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसे कहते हैं 1857 को। मैं पूछना चाहता हूं, अगर 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हम लोग कैसे इसके पहले हुए साउथ में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट में हुए तमाम संघर्षों के बारे में, मैं केरल से हूं, केरल के पड़ोसी राजा ने ब्रिटेन के खिलाफ जो युद्ध किया 1800 के शुरुआत से लेकर लगभग 1809 तक उन्होंने लगातार संघर्ष किया। वो संघर्ष के बीच में हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट द ग्रेट लॉर्ड वेलेस्ली हैज बीन डिफीटेड बाय पर्सी राजा। The great Lord Wellesley, the so-called great Lord Wellesley, who defeated Napoleon in Waterloo, was defeated before that by Parsi Raja in Wayanad. Where you are fitting this particular incident of independence struggle happened in सुदूर दक्षिण में हुए वो संघर्ष के बारे में कैसा हम लिख सकते हैं? Another, in the very same year, during the same period, भारत के स्वत्व को ऊपर उठा के मन में रखकर उससे प्रेरणा लेकर इंस्पायर्ड बाय द ट्रू स्पिरिट ऑफ दिस ग्रेट नेशन, भारत के भारतीयत्व से प्रेरणा लेकर सबसे दक्षिण तमिलनाडु के कन्याकुमारी और केरल के ट्रिवांड्रम मिला के कोल्लम जिला तक के एरिया में वेलुत्तम्बी दलवा करके एक महान वीर योद्धा ने ब्रिटेन को चुनौती दिया। And he has made a very big scientific तरीके से लिखा हुआ एक प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया। He was the prime minister of Travancore Raja, but before starting the struggle against Britain in 1805, he made a great statement, a proclamation that I am fighting for the true spirit and inner content of this great land. भारत के आंतरिक जो सत्ता के लिए, मतलब भारतीयत्व के लिए, क्योंकि उन्होंने इस सत्व का वर्णन उन्होंने उस प्रोक्लेमेशन करते हैं, ये पराये धर्म का जो लोग यहाँ आकर सत्ता अगर किया है तो नमक से लेकर कपूर तक सब ये लेकर जाएंगे हमसे, मतलब आध्यात्मिकता से लेकर भौतिक दृष्टि पर सब प्रकार के एक्सप्लॉइटेशन भारत में हो जाएगा। भारत के अंदर हमारे एक धार्मिक आस्थाओं को इन लोगों ने उखाड़ करके फेंकेंगे। सो इट्स द राइट टाइम फॉर यू ऑल, irrespective of your caste, creed and language, come together, fight out this पराये धर्म का लोग, परधर्म के लोग। भगवत गीता के जो श्लोक है
महात्मा गांधी जी, महर्षि अरबिंदो, सभी लोग जब स्वदेशी आंदोलन भारत में हुआ था उस समय ये बात बताया था, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। मतलब इस राष्ट्र के धर्म के लिए, व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट धर्म, हिंदी स्पीकिंग एरिया पर हिंदी भाषी लोगों के बीच में धर्म यानी रिलीजन ऐसा शब्द लेते हैं। धर्म कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड एज रिलीजन। धर्म इज फार एंड फार अबव द रिलीजन। सो हिंदू धर्म या भारत धर्म, भारतीयत्व का जो धर्म के जो बात गीता कहते हैं, वो धर्म के लिए वेलुतंबी दलवा ने 19वीं शती के शुरुआत में युद्ध किया। उसके भी पहले भारत के अंदर जो ये वेस्टर्न कॉलोनियलिस्ट प्रवेश किया, कब प्रवेश किया हम सभी को मालूम है, इन द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, 1498, 1498 में वास्को द गामा के नेतृत्व में पुर्तगाल फोर्स भारत के अंदर आ गया है। ये बताने के साथ में केवल आप लोगों को उनके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, स्वतंत्रता संग्राम केवल अंग्रेजी लोगों के साथ खिलाफ हुआ ऐसा नहीं है। यहां आए हुए सभी वेस्टर्न कॉलोनियलिस्ट के खिलाफ जो हुए उस स्वतंत्रता संग्राम की कहानी, ट्रू स्टोरी पूरे विश्व को बताना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूं, when Portugal force reached Bharat, they have reached Kerala's Calicut beach, कोझिकोड के बीच में आ गया था। वो आए हैं ट्रेड के लिए, आए ऐसा कहते हैं, ट्रेड के लिए, व्यापार। हम सभी हमारे भाषणों में भी, प्रवचनों में भी बहुत बड़े बड़े राष्ट्रभक्त लोग भी कहते हैं, देखिए वेस्टर्न कॉलोनियलिस्ट केम हियर फॉर ट्रेड एंड एट लास्ट दे मेक यूज ऑफ और ओके, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड नेचर को यूज करते हुए दे केम टू पावर। बट एक्चुअली वाज इट ट्रू और फुल्ली ट्रू? केवल व्यापार के लिए आए हैं क्या पुर्तगाल फोर्स? केवल व्यापार के लिए आए हैं क्या फ्रेंच? केवल व्यापार के लिए आए हैं क्या डच या अकादुका हंगरी या स्वीडन के फोर्स भी यहां प्रवेश करने का कारण क्या था? Was it only because of trade? Yes, trade was also a attraction for them, and because they need money. ये वेस्टर्न कॉलोनियलिस्ट भारत के अंदर आने के समय उनके आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर था। दिस इज ऑल्सो ए फैक्ट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। भारत बहुत रिच भी था, ये डच से लेकर पुर्तगाल से लेकर डच, फ्रेंच, इंग्लैंड सहित सभी का जो आर्थिक मामला बहुत कमजोर था, हम सभी को मालूम है ये बात। एंगस मेडिसन ने पूरे विश्व के आर्थिक स्थिति के बारे में खोज करते हुए लिखा हुआ द मिलेनियम पर्सपेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ द होल वर्ल्ड, उस पुस्तक में 2000 इयर्स का इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखा है। उसमें लिखते हैं अप टू 18th सेंचुरी भारत वाज रूलिंग द रूस्ट। पूरे विश्व के आर्थिक नेता भारत थे। हमारे जो हिस्सा अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का था। इन द फर्स्ट सेंचुरी इट वाज 28 to 30% ऑफ द पूरे विश्व का। बाय 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी इट वाज 25 to 26% of the, that means 1/4 of the total economic trade भारत के पास में था। What was the condition of England at that time? इंग्लैंड और यूएस मिलकर 1% था, 1 या 2% था पूरे ट्रेड का उनका जो हिस्सा, उनका जो आय। मैं कहने के मतलब when they reached here, trade was also a purpose, but why? Their आर्थिक उनके जो फाइनेंशियल सिचुएशन was very poor, and again when they came here, ट्रेड के लिए आई, इसके साथ साथ सत्ता और इसके साथ साथ भारतीयत्व को नष्ट करना, यह भी उनका लक्ष्य था। हमारे स्वत्व का नष्ट करना, सेल्फहुड का नष्ट करना, यह भी लक्ष्य था। When Vasco da Gama set foot in Calicut और केरला के अंदर आ गया था, हमारे यहाँ के एक प्रवृत्ति है, एक प्रकृति है, स्वभाव है, हमारे संस्कृति का एक मूल्य महत्वपूर्ण है, अतिथि देवो भव। कोई भी आ गया है तो उनको स्वागत करते हैं, ये हमारी कमजोरी नहीं था, सही में स्ट्रेंथ था। उसके पहले आए हुए सभी लोगों को हम स्वागत किया है। पूरे विश्व से आए हुए पारसी लोगों को, सारतुष्ट लोगों को, यहूदी लोगों को, सीरियन क्रिश्चियंस को, सीरियन क्रिश्चियन जैसे लोग भारत के अंदर आते हैं 2nd सेंचुरी 3rd सेंचुरी में आया था बीसी एडी, ये सभी को हम स्वागत किया इस प्रिंसिपल के आधार पर, अतिथि देवो भव।
लेकिन जब पुर्तगाल फोर्स के अंदर का जो दमष्ट्रा, उनका जो क्रूरता, भारत के भारतीयत्व के ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ किया, मतांतरण प्रारंभ किया, यहाँ के भारत के लोगों के एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, इस कंसेप्ट को नष्ट करने के लिए कोशिश करना प्रारंभ किया। टेक इट फ्रॉम मी, इमीडिएटली भारत का प्रतिशोध रिस्पॉन्स प्रारंभ हुआ। कैन वी नॉट कंसिडर इट एज इंडिपेंडेंट स्ट्रगल ऑफ भारत अगेंस्ट पुर्तगाल? समूरिन राजा अंग्रेजी में कहते हैं, मलयालम में समुद्री कहते हैं, संस्कृत में समुद्रगिरी कहते हैं। समुद्र और गिरी पर्वत के बीच में जो राज्य है उसका राजा। He reacted to this Portugal forces, defeated many a times. At the same time, in near to मैंगलोर, कर्नाटक के मैंगलोर के पास में उल्लालाई का ऐसा एक राज्य थे, देश, उसकी रानी थी अब्बक्का रानी। Why I am saying about this type of incidents before you learned audience के सामने एक छोटा मोटा इंसिडेंट करने का कारण क्या है? What was the narrative set by these Western colonialist intellectuals, the so-called liberal intellectuals? भारत के अंदर महिलाओं के लिए कोई हक नहीं थे, भारत के अंदर महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं थे। देखिए, ये महिलाओं के स्थान के बारे में भी, जेंडर इक्वालिटी के बारे में आपको सिखाने वाले हम हैं। हम मतलब कौन? वेस्टर्न कॉलोनियलिस्ट कहते हैं। जब हम ट्रेड के लिए आए थे उस समय आपका स्थिति बहुत कमजोर था, बहुत कष्टदायक था। क्या थी? महिलाओं की कोई स्थान नहीं, यहाँ शिक्षा नहीं थे, आपको आर्थिक स्थिति कमजोर थे, आपस में लड़ते थे, इसलिए आपको सिविलाइज करने का काम हमने हाथ में लिया। इतना मजेदार बात वो लोग कर रहे हैं। भारत के अंदर उस समय महिला लोग केवल उनका जो इक्वालिटी थे ऐसा नहीं था। हमारे जो मूल विश्वास में महिलाओं के बिना पुरुष पूर्ण नहीं होते हैं, पुरुष के बिना महिला पूर्ण नहीं होते हैं। हमारे यहाँ सोच ऐसा नहीं था, महिला यानी पुरुष के बाद पुरुष के लिए। ये भारतीयत्व का महत्व मैं बता रहा हूँ। भारतीयत्व, आपने जो विषय रखा भारतीयत्व, इसका जो महत्व, महिलाओं के बारे में सोच क्या था? हमारे यहाँ के सोच शक्ति सहित में शिवम शिवम, शक्ति विहीनम शवम शवम, ऐसा था। उस सच को, उस सत्य को एक प्रकार से साबित करते हुए अब्बक्का रानी जैसा रानी ने पुर्तगाल के साथ संघर्ष किया। अनेक उदाहरण बताने के लिए है। रानी चन्नम्मा ने युद्ध किया इंग्लिश के खिलाफ। वेलु नाचियार ने शिवगंगा में, तमिलनाडु के शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में वो राज्य थे, वहां वेलु नाचियार ने युद्ध किया। कहने के मतलब इट वॉज अ लॉन्ग हिस्ट्री, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग बैटल भारत के अंदर जो संघर्ष हुआ था। इसलिए इसका जो हिस्ट्री, जो लोग कहते हैं, कहकर साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, भारत के अंदर इतना विशाल स्वातंत्र समर का जो हिस्ट्री नहीं, क्यों? भारतीय सोच ही नहीं थे पहले। इंग्लैंड आने के बाद ही भारत का कंसेप्ट, इंडिया ऐसा कंसेप्ट भारत में आए, ऐसा कहते हैं। ये अभी मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा आरोप नहीं रखता हूं। सोशल मीडिया में आए हुए एक ट्विटर में, वो ट्विटर हैंडल भी वेरीफाइड हैंडल है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फेक अकाउंट, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से आया है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पोरबंदर से इस स्वतंत्रता के 75 साल का जो आयोजन का उद्घाटन किया था, गांधी जी की स्मरणा करते हुए, और उसके साथ साथ कितने भाषणों में भारत और भारतीयत्व के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया। भारत वॉज द मेन इंस्पिरेशन, भारतीयत्व वॉज द मेन इंस्पिरेशन, ऐसा सब बताया था। उस समय एक लिबरल ऐसा कहने वाले, ये भारत के खिलाफ लिखने वाले एक महिला पत्र जर्नलिस्ट ने एक ट्वीट डाला। वो ट्वीट में कहते हैं, अरे बाबा, वेयर वॉज योर इंडिया बिफोर ब्रिटेन केम हियर? ब्रिटेन आने के पहले आपके भारत कहां था? क्या देखिए, सोच देखिए। अगेन शी वाज राइटिंग शेमलेसली, बेशरम लिखते हैं, व्हेन ब्रिटेन केम हियर इट वाज ओनली अ लैंडमास। इट वाज मीन्स कौन? इंडिया। At that time, India was just a landmass in between Burma and Afghanistan.
म्यांमार और अफगानिस्तान के बीच का एक भूखंड केवल मात्र था। ब्रिटेन आने के बाद ये इंडिया का सोच आपको मिला है। देखिए, इसलिए मैंने शेमलेस बताया। मेरा एक अच्छा खास मित्र सोशल मीडिया में सक्रिय कार्यकर्ता ने इसका उत्तर दिया, मुझे भी समझ में आ गया मैडम, इसलिए होगा ब्रिटेन ने एक कंपनी शुरू किया ट्रेड करने के लिए, ब्रिटिश ईस्ट लैंडमास इन बिटवीन बर्मा एंड अफगानिस्तान कंपनी। बर्मा लैंडमास इन बिटवीन बर्मा एंड अफगानिस्तान, दैट वाज इंडिया। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, ब्रिटिश ईस्ट लैंडमास इन बिटवीन बर्मा एंड अफगानिस्तान कंपनी शुरू किया। आपको मालूम होगा केवल ब्रिटेन नहीं, डच जब आए थे, डच ने भी ऐसा कंपनी शुरू किया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी। पुर्तगाल ने शुरू किया, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? इसका मतलब क्या है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सबके पीछे इंडिया, भारत वाज वेरी वेल अलाइव एट दैट पॉइंट, बिफोर दैट इवन। ये लोग आने के पहले ही ये सक्रिय था। भारतीयत्व का जो, भारत का जो कंसेप्ट से प्रेरणा लेकर ही हमने युद्ध किया। इस प्रेरणा देने वाले लोगों के बीच में भारत के अंदर 15th and 16th सेंचुरी में जिए हुए संत महापुरुषों का भी योगदान महत्वपूर्ण है। भक्ति आंदोलन was also a part of, I would like to say before you, this august audience, I would like to say that भक्ति आंदोलन भी स्वतंत्रता संग्राम के हिस्सा था। They were not just saying about Krishna Bhakti, Ram Bhakti. Yes, Krishna Bhakti and Ram Bhakti was there. But along with that, they were also propagating the very idea of Rashtra Bhakti, specifically naming Bharat Bhakti. मैं अक्सर उदाहरण बताने के लिए मैं सोचते हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में भी बताया है, आप लोग भी इसके बारे में सोचने की जरूरत है। मैं 4 उदाहरण बताऊंगा आपके सामने, 4 उदाहरण केवल भक्ति आंदोलन के 4 महापुरुषों के, संतों के कविताओं में। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम गुजरात। गुजरात के महान संत नरसिंह मेहता, अब सभी के मालूम है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो जे पीड़ पराई जाने रे, एक हमको सिखाने वाले महान नरसिंह मेहता। व्हाट वाज हिज टाइम? 15th सेंचुरी के मध्यकाल में जिया था नरसिंह मेहता। When he was talking about bhakti, along with that he wrote about भारत के वस्तु भी बताया था। भारत was there। क्या कहा? भारत खंड भूतल माँ जननी, गोविंद को गुण गायो रे, धन धन तेनी माता पिता रे, धन धन तेनी काया रे, गोविंद को गुण गायो रे। गोविंद की गुण गाने के साथ साथ, यहाँ गुजरात के लोग होंगे, क्षमा कीजिए मेरे गुजराती प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा, लेकिन सब्सटेंस आप ले लीजिए। भारत खंड भूतल माँ जननी, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ अ ऋषि? टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर नेशन। यस, he was well aware about the fact that without भारत this श्रेष्ठ भक्ति भी नहीं रह सकते हैं। इसलिए संपूर्ण भूमि के, पृथ्वी के माता इस रूप में विराजमान भारत के ऊपर भक्ति रखो, ये भाइयों बहनों, भारत के लिए काम करो। उस जमाना क्या था आप सभी को मालूम है। भारत के बाहर से इस्लामिक कॉलोनियलाइजेशन प्रारंभ हुआ था, इसलिए उन्होंने लिखा ये भारत खंड भूतल माँ जननी। लेट अस गो टू साउथ। ये तो वेस्ट के बारे में मैंने बताया। साउथ में पूंदानम, मेरे केरल के, मेरा कहना तो ठीक नहीं, आप सभी का है केरल के महाकवि उस समय के, वो भी 15th सेंचुरी के एंड में जन्म हुआ था। 16th सेंचुरी 1547 में उनके समाधि हुई। उनका नाम था पूंतानम। एनी ऑफ यू कैन राइट पूंतानम, POONTHANAM, अंग्रेजी है तो। लगभग नरसिंह मेहता के कविता के ट्रांसलेशन जैसा, ट्रांसलेशन करने के लिए कैसे मिले होंगे ये कविता, गुजराती कविता। क्या व्हाट्सएप थे क्या उस समय? नरसिंह मेहता सुबह उठकर व्हाट्सएप में मैसेज भेजा, अरे पूंदानम, मैंने गुजराती में एक कविता लिखी भारत के बारे में, आप भी करो मलयालम में। ऐसा कहे क्या? IT नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन भारतीयत्व का संबंध, भारतीयत्व का स्ट्रॉन्ग link was there in between Narasimha Mehta and Puntanam. So Puntanam wrote a kavita in which he was saying, I'm not quoting all, Bharatamaya Ghanda Mozhinjulla Parilengu Talla Narnayam.
थोड़ा भाई साहब डिस्टर्बेंस हो गया। जी। ठीक है, अभी ठीक है ना। भारत खंड भूतल मां जननी लिखा नरसिंह मेहता ने, केरल के। सुन रहे हैं ना भाई साहब, सुन रहे हैं ना? आर यू हियरिंग? एम आई ऑडिबल? जी जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। जी। देखिए वो लाइन देखिए, गुजराती भाषा और मलयालम भाषा में भी समानता है। भारत भारतीय है। पूंदानम ने लिखा, ഭാരതമായ ഖണ്ഡമൊഴിഞ്ഞുള്ള പാരിലെങ്ങുമെഴുതല്ല നിർണയം, അത്ര മുഖ്യമായുള്ള ഒരു ഭാരതം. भारत was that important. that is this land. इसलिए हम सभी लोग ऋषि मुनियों के लिए भी जन्म लेने के लिए तप करना पड़ा। ऐसे देश में आइए, इस देश के लिए काम करिए, ऐसा पूंदानम ने लिखा। Was Bharat at that time also living here? Bharat was the prerana. And again I am going to east, none other than the great श्रीमंत हंकर देवा, श्रीमंत हंकर देवा। इनका जो कालखंड था 1449 से लेकर 1547 तक है, लगभग 98, 92, 93 इयर्स जिया थे महान शंकर देव। शंकर देव ने क्या लिखा? धन्य धन्य कलिकाल, धन्य नर तनुबाल, धन्य धन्य जन्म भारत वर्षे, जन्म भारत वर्षे, तब जब यज्ञ तेजी तमरतावे तुव नाम खुबिशु हर्षे। व्हाट इज द मीनिंग? भारत के महत्व के बारे में साउथ में पूंतानम, वेस्ट में नरसिंह मेहता, ईस्ट में शंकर देव, लगभग एक ही समय, दे वर ऑल कंटेम्पररीज इन द सेंस। इसी समय पंजाब के गुरु नानक देव ने भी लिखा, सच की वाणी आवे नानक सच सुनयासी, सच की बेला काया कपट टुक टुक हासी, हिंदुस्तान समालसी, वो समालसी बोला। व्हाट इज द मीनिंग? भारत या हिंदुस्तान उस समय भी जिए थे। दैट भारत वाज द प्रेरणा फॉर द स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा भारत था और भारतीयत्व था। मैंने वेलुतंबी का उदाहरण बताकर आपको बताने के लिए कोशिश किया। महर्षि अरबिंदो ने भी इस भारतीयत्व के बारे में डिफाइन करते हुए, बहुत अच्छी तरह डिफाइन करते हुए उन्होंने एक बात बताया था स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। Without remembering these great personalities who fought for this great India, great nation's independence, they were taking inspiration. Inspiration has been imbibed from the Bharatiyatva concept of the content or the Sattva of this nation. Aurobindo has analyzed it very clearly. Succinctly उन्होंने clear किया. I am quoting. The task we set before ourselves is not mechanical but moral and spiritual. देखिए, first sentence itself is showing that Bharatiyatva or the moral inner content of this nation, spiritual inner content of this nation is our task. Again he is saying, again, we aim not at the alteration of a form of government but at the building up of a nation. एक राष्ट्र के निर्माण के लिए, ये राष्ट्र के पुनर्निर्मित के लिए हमने कोशिश करना है, केवल एक सरकार के बदलाव लाने के लिए नहीं था। इसको और क्लैरिफाई करते हुए वो कहते हैं, ऑफ दैट टास्क, उस स्वतंत्रता संग्राम, पॉलिटिक्स इज ए पार्ट बट ओनली ए पार्ट। पॉलिटिक्स इज ए पार्ट बट ओनली ए पार्ट। वी शैल डिवोट आवरसेल्व्स नॉट टू पॉलिटिक्स अलोन, not to social questions alone, not to theology or philosophy or literature or science by themselves, but we include all these in one entity which we believe to be all important, the dharma, the national dharma, which we also believe to be universal. Bharatiyatva ya Bharatiya dharma was the main principle. We shall not work alone for social rejuvenation alone, not for theology or philosophy. It must be for Bharatiyatva. That is the relevance of your topic, I would like to say. Again, he is saying there is a mighty law of life, a great principle of human evolution, a body of spiritual knowledge and experience of which India has always been destined to be guardian, exemplar and missionary. This is the Sanatana Dharma or the Bharatiyatva. Under the stress of alien impact, she has largely lost hold not of the structure of that dharma
but of its living reality. It's a bit long quotation, sorry. I am giving आपके जो टॉपिक के लिए सबसे सटीक एक उदाहरण है, इसलिए मैं ये दे रहा हूं. For the dharma of India, Bharat is nothing if it is not lived. It has to be. देखिए, स्वतंत्रता संग्राम क्या के लिए, काय के लिए होना चाहिए? अरविंदो कहते हैं, this sentence is most important thing. It has to be applied not only to life, but to the whole of life. Its spirit has to enter into and mold our society, our politics, our literature, our science, our individual character, affections and aspirations. Unquote. हमारे सब प्रकार के आशाओं के, आकांक्षाओं के अंदर भी इस स्पिरिट इम्बाइब होना चाहिए. दैट इज द ट्रू इंडिपेंडेंस स्ट्रगल. दैट वाज द स्पिरिट बिहाइंड द वंग भंग विरोधी आंदोलन. 1905 से लेकर 1911 के बीच में हुए वंग भंग विरोधी आंदोलन क्यों जीता? Why it was, how it was a complete success, convincing success. The mighty English power came before us and they have surrendered before us. भारत के जनमानस के सामने वो झुके. क्यों? अरबिंदो के इस प्रिंसिपल के आधार पर आम समाज लड़ रहे थे. नो, वी विल नॉट अलाउ यू टू डिवाइड वन ऑफ आवर स्टेट, द ग्रेट बंगाल को डिवाइड करने के लिए हम अनुमति नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने बताया था. एंड दे मेड भारत माता एंड भारतीयत्व द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ दैट स्वदेशी आंदोलन और वंग भंग विरोधी आंदोलन. वंग भंग विरोधी आंदोलन का सेंट्रल फिगर्स क्या थे? किसी व्यक्ति नहीं था, किसी बड़ा नेता नहीं था, किसी भी नारा भी नहीं था. को एक ही नारा था, वंदे मातरम, भारत माता की जय. एंड ओनली सम सिंबल्स, दैट वाज भारत माता, भारतीयत्व. इस स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन के कारण युद्ध किया भारत, पूरे भारत, नॉट ओनली बंगालीज. साउथ के केरल, तमिलनाडु शामिल हुए इस संघर्ष में. गुजरात शामिल हो गया, राजस्थान शामिल हो गया, कश्मीर शामिल हो गया. पूरे भारत वंग भंग विरोधी आंदोलन में शामिल हो गया. दैट्स व्हाई बाय 1911 उन्होंने घुटना टेक कर दिया, हमारे सामने झुक गए एंड उन्होंने रद्द कर दिया. I would like to ask only one question before this august audience. Intellectuals, professors, academicians, especially history and political science and social science के प्रोफेसर्स के शोधार्थियों के सामने मैं एक क्वेश्चन विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं. What happened in between 1911 and 1947? 1911 में वंग भंग विरोधी आंदोलन कन्विंसिंग विक्टरी था. But by 1947 when the whole Bharat was divided, पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, उस विभीषिका का कारण क्या था? क्या कमजोरी पड़ी बीच में? एक ही विषय था मेरे ख्याल से. And I am putting before you some suggestions, some observations made by me. मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ये भारत और भारत माता और भारतीयत्व, what which Aurobindo has said, the very spirit of this nation, which was the task of ourselves when we are fighting, that spirit has been purposefully diluted by some persons or some governments or some political organizations. हमारे यहाँ बीच में, यानी वंग भंग विरोधी आंदोलन में भाग लेने के लिए हमारे यहाँ के मुसलमान समाज में अच्छे देशभक्त लोगों को कोई बाधा नहीं थे. They never asked, yes, East Bengal is for us, so it is to be made. ऐसा नहीं बताया. Yes, कुछ लोगों ने किए होंगे, लेकिन आम मुसलमान समाज भी हिंदुओं के साथ मिलकर लड़ाई की. वही भारतीयत्व was their प्रेरणा for the independence struggle. But आगे चलकर कुछ लोगों ने साजिश के तहत, I know how serious allegation is I am making. I know with all proof I am saying, many of the leaders, some political parties and the British government, they formulated so many theories, and at last क्या हुआ था? The Vande Mataram, the power packed mantra which inspired the whole Indians to fight against the British hegemony, Vande Mataram has been ousted out of Indian independence struggle programs. 1923 में क्या हुआ था? वंदे मातरम गाने के लिए आक्रोश, यानी इसको प्रोटेस्ट किया स्वतंत्रता संग्राम के नेता या कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के नेता लोगों ने.
वंदे मातरम was banned, भारत माता की जय was banned, वंदे मातरम नारा भी ये कर दिया था. So and some sort of appeasement towards the minority community started, and because of all these हमारे ये spirit, the inner content has been diluted. dilute होने के कारण by 1947 we were not able to fight against the British. देखिए 1905 में ब्रिटेन was the most strong empire in the world, but by 1947 Britain was not that strong. They were weak, they were a devastated country. भारत के अंदर politically, organizationally we were strong, but inner content has been diluted. भारतीयत्व has been diluted. That's why भारत में विभाजन के विभीषिका को हम सामना करना पड़ा. लाखों लोगों की हत्या हुई, खून की नदी बहे भारत के अंदर. वो वेदना, that pain is still haunting us. अभी हम इस भारत के अंदर स्वतंत्रता मिलने के बाद के 75 इयर्स में जो कुछ हमको मिला है, अच्छा है, बहुत प्रोग्रेस हुई है, डेवलपमेंट हुई, कोई बात इसमें शक नहीं. We became a space power, we became a nuclear power, we became an economic power, we are an emerging superpower, there is no doubt. But one question is still haunting us, whether we have achieved everything which we can be, which could be. हमको पा सकते थे, ये सब हमको मिल गया है क्या? इसलिए हमको उस दृष्टि पर आगे बढ़ने का एक संकल्प लेने की आवश्यकता है. मैं 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूं, 60 सेकंड्स. एक संकल्प आने वाले 25 साल के अंदर. अभी तो मैंने पहले बताया, we are hearing वंदे मातरम again, we are hearing भारत माता की जय again we are hearing महात्मा गांधी जी स्वदेशी प्रिंसिपल, again we are hearing आत्मनिर्भरता का जो कंसेप्ट, भारतीयत्व में गर्व लेकर आगे बढ़ने का जो प्रेरणा समाज में मिल रहा है. Youngsters have got that aspirations and hope, they have got a बहुत बड़ा ड्रीम फुलफिल हो जाएगा ऐसा सोच आ रहे हैं. खास तौर पर गत 6-7 साल के अंदर जो परिवर्तन भारत के अंदर आ गया, भारत आगे बढ़ रहा है. यह भी पर्याप्त नहीं, मैं कह रहा हूं, और आगे बढ़ना चाहिए. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, आई एम रेडी टू मेक 7 or 8 स्टेप्स. प्लीज मेरे भाइयों बहनों, आप भी एक स्टेप रखिए कम से कम. मतलब 135 करोड़ या 140 करोड़ लोग एक स्टेप रखा है तो वो 140 करोड़ स्टेप हो जाएगा. इससे भारत आने वाले 25 साल के अंदर विश्व के शीर्ष स्थान पर पहुंचना चाहिए. भारत एक एमर्जिंग सुपर पावर ऐसा नहीं, भारत एक सुपर पावर ही बनना चाहिए आर्थिक स्थिति पर सब में. और स्वतंत्रता संग्राम के जो अधूरा सपना, गांधी जी ने जो सपना संजोया, जो देखा, वो पूरा करने का एक संकल्प लेकर हम सब आगे बढ़ना चाहिए. तब जाकर इस प्रकार के सेलिब्रेशन सार्थक होगा, मीनिंगफुल होगा. इतना कहकर मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं. वंदे मातरम, भारत माता की जय. नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस अत्यंत ही प्रेरक उद्बोधन के लिए. और मुझे लगता है कि यह उद्बोधन बहुत सारी चीजें हमारे सामने ऐसी खोलता है जिस पे हमें आगे पढ़ने, लिखने की, सोचने की जरूरत है. आपने जहां से बात शुरू की, सारी समस्या की जड़ हमारे इतिहास लेखन में वही है. हमारा पूरा का पूरा इतिहास लेखन दिल्ली केंद्रित है, और यह दिल्ली केंद्रित इतिहास लेखन उन सारे स्वरों को समेकित रूप से नहीं व्यक्त कर पाता जिनकी चर्चा आपने अभी हमारे सामने की. एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपने रखी कि क्या अंग्रेजों के आने से पहले भारत भारत था. हमने अपने पुराने स्क्रिप्चर्स में बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी हैं, गायन्ति देवाः किल गीतकानि उत्तरम यत् समुद्रस्य. लेकिन अगर ये जो लोग इस तरह के प्रश्न उठाते हैं, अगर वो उन स्क्रिप्चर्स को भी डिनाई कर देते हैं, तो क्या वो हेरोडोटस को डिनाई कर सकते हैं? क्या वे मेगास्थनीज को डिनाई कर सकते हैं? क्या वे ह्वेनसॉन्ग को डिनाई कर सकते हैं? ये सब भी तो भारत की ही बात कर रहे थे. और आपने बिल्कुल सही कहा कि सारी कंपनियां जो आती थी वो भारत के नाम पे उन्होंने अपने नाम रखे थे, इंडिया कंपनी. बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए. और मुझे लगता है कि अब आगे जो समाहार वक्तव्य आने वाला है आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम सर का, वह
इन सारी चीजों को समेट कर और कुछ एक नई दृष्टि हमारे सामने रखेगा। मैं आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम सर से विनम्र निवेदन करता हूं कि वह अब समाहार वक्तव्य का शुभारंभ। धन्यवाद डॉक्टर सुशील कुमार तिवारी जी। आदरणीय नंदजी कुमार जी के वक्तव्य के बाद मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है, क्योंकि उन्होंने जो गूढ़ बातें की हैं उनसे हमें प्रेरणा लेनी है और सीखना है, और खासकर हम जो अध्यापक और जो विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं उनको भी ये प्रेरणा मिल रही होगी कि भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास हमें फिर से लिखना होगा। मैं जानता हूं कि आदरणीय श्री जे नंद कुमार जी ने बहुत समय निकाला है, वो अभी बाहर हैं और प्रवास में हैं, तो मैं और उनको जाना भी है, उन्होंने मुझे कहा था, मैंने सुबह फोन से बात हुई थी। तो सर मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूं कि आप आए, और इसलिए भी मैं बहुत उत्साहित हूं कि आपने जो मार्ग दिखाया है हम अध्यापकों को, हम शिक्षकों को, उन पर हम जरूर काम करेंगे। और जो नया जो सिलेबस बन रहा है और जो हम काम कर रहे हैं इतिहास में, साहित्य में और दूसरे क्षेत्रों में, उसमें इस धारणा को, जो भारतीयता की धारणा है, जिसको आप सही कहा आपने कि जिसको हमने विस्तृत कर दिया था। और सर इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि अनटोल्ड स्टोरीज जो हैं, वो अनटोल्ड स्टोरीज को सबके सामने रखना, यही उद्देश्य है इस व्याख्यान श्रृंखला का। तो आपने बहुत सारे जो प्रकरण सुनाए, जो बातें सुनाई, और जिस तरह से पूरे स्वाधीनता आंदोलन का जो विस्तृत विवेचन किया, और आप कवि हैं और साहित्यकार हैं, इसलिए आपने बहुत ही सुविचारित ढंग से पुंतानम, नरसिंह मेहता, शंकर देव और गुरु नानक के माध्यम से और भक्ति कालीन कवियों के माध्यम से ये बताया कि स्वाधीनता संग्राम का उद्देश्य केवल एक साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ लड़ना ही नहीं था, बल्कि भारत को भारत के रूप में स्थापित भी करना था। क्योंकि ये अंग्रेजों के आने से पहले या अंग्रेजों के आने के बाद, और दूसरी जो औपनिवेशिक शक्तियां थी उनके आने के बाद ही नहीं, बल्कि उसके बहुत पहले से, जब आक्रमणकारी यहाँ आए, मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ आए, तो उन्होंने सबसे पहले हमारी भारतीयता को नष्ट किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको इतिहास में बताया जाना चाहिए कि उसी समय से जो हमारी, और सही कहा जय नंद कुमार जी, हम तो दोनों हाथों से गलबहियां डालकर अपने अतिथियों का स्वागत करते रहे, अतिथि देवो भव करते रहे, लेकिन इसको हमारी कमजोरी समझा गया और निश्चित रूप से इसका लाभ उठाकर हमारे साथ विश्वासघात भी किया गया। और ये पूरा का पूरा जो आक्रमण था 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद, वो एक विश्वासघात का ही पूरा इतिहास है। तो मेरा जो बात सामने आई कि पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य को, भारतीयता के परिप्रेक्ष्य को समझना बहुत जरूरी है। और ये तो बिल्कुल सही कहा कि जो कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन है, उस कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन को हम सब, जो हमें पढ़ाया गया वो हम पढ़ते आए, हमारे टीचर्स ने, हमारे जो बिल्कुल 1947 के बाद जिस ढंग से इतिहास को पढ़ाया गया, अब उस इतिहास के पुनर्लेखन का समय आ गया है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले 5-6 वर्षों में जो पूरी परिकल्पना बदली है, जो पूरी धारणा बदली है, और अब हम अपने को भारतीय कहने में, हिंदू कहने में गर्व महसूस करते हैं। और हिंदू जैसा आपने बहुत अच्छा कहा कि धर्म रिलीजन तो है ही नहीं, ये बड़ी गलत संकल्पना है कि धर्म का अनुवाद रिलीजन में कर दिया गया। गीता में धर्म की जो परिभाषा दी गई है उसको समझना बहुत जरूरी है।
और रिलीजन बिल्कुल अलग चीज है, जो एक बहुत नैरो पर्सपेक्टिव पेश करता है इसका। जो हमारा विश्वास है, जो हमारी श्रद्धा है, उसके जो हमारे मत हैं और उसके प्रति जो भावना है, उसको बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव में, संकीर्ण दायरे में प्रस्तुत करता है। सबसे बड़ी बात जो आपने शिव शक्ति, शिव के साथ नहीं होने पर शव, और जिस तरह से अंबिका रानी और रानी चंद्रमा वेणु नाट्य, इसकी जो कथा सुनाई, जो इतिहास सुनाया, उस इतिहास, वो मेन स्ट्रीम के इतिहास से बिल्कुल कटा हुआ है, और वो हमें पढ़ना, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष नंद कुमार जी ने कही, और उसको समझना चाहिए। इस बात पर बहुत विचार नहीं किया गया है कि बंग भंग आंदोलन में हमने विजय प्राप्त की जब अंग्रेज सत्ता, ब्रिटिश सत्ता बहुत मजबूत थी, और जिस समय ब्रिटिश सत्ता बहुत कमजोर थी, उस समय हम लोगों ने सब कुछ समर्पित कर दिया और भारत को विभाजित होने दिया धार्मिक आधार पर। और इसका जो कारण बताया उन्होंने, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीयता की भावना क्षीण होती गई, जानबूझ के क्षीण की गई, और स्वार्थ के लिए क्षीण की गई, और भारत का विभाजन कर दिया गया। गांधी जी भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। नंद कुमार जी ने ठीक कहा, जिस समय हम 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की सुबह हम ध्वजारोहण कर रहे थे, स्वाधीनता प्राप्त करने का उद्घोष कर रहे थे, उस दिन गांधी जी नोआखाली में थे। तो गांधी जी नहीं थे हमारे बीच। गांधी जी को तो इन लोगों ने तिरस्कृत कर दिया था। गांधी जी की बात इन्होंने नहीं मानी थी, क्योंकि ये सत्ता प्राप्त करना चाहते थे। बस उनको लग रहा था किसी भी तरह हम सत्ता प्राप्त कर लें, और सत्ता प्राप्त करने के बाद भारतीयता को नष्ट करने का एक सुनियोजित प्रयास और प्रयत्न किया गया। ये बात बहुत सटल ढंग से की गई, बहुत छिपा के की गई, लेकिन जब नंद कुमार जी उस बात को हमारे सामने रख रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि कितना बड़ा षड्यंत्र था। ये बताने की जरूरत है हमारे विद्यार्थियों को। और इस जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला का जो उद्देश्य है, जिसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने ये शुरू किया कि भारत, भारतीयता, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनके प्रति जो आशा, आकांक्षा और विश्वास हमारी युवा पीढ़ी में पैदा हुआ है, इन्हीं 5-6 सालों में तो निश्चित रूप से जो आपका विश्वास है, वो हमारा भी विश्वास है, जन जन का विश्वास वो बन रहा है कि अगले 25 वर्षों में हम भारत को इंडिया से मुक्त कर देंगे, भारत को भारत बना देंगे। और बहुत बहुत गूढ़ बात आपने कही, वंदे मातरम को किस तरह दरकिनार किया गया, भारत माता की जय को किस हद तक दरकिनार किया गया, और हमसे भारतीयता छीन ली गई। हम खोखले हो गए, और जो औपनिवेशिक जो शिक्षण पद्धति थी, उस औपनिवेशिक शिक्षण पद्धति को आज भी अपनाया जा रहा है। अंग्रेजी जो जानता है, अंग्रेजी जो पढ़ता है, वही श्रेष्ठ है। जो मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, भोजपुरी, मैथिली, पंजाबी जानता है, वो बहुत पिछड़ा व्यक्ति। आज की सरकार, आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस बात पर बल दिया है, और पूरी की पूरी शिक्षा नीति जो बनी है, हमें अनुपालन करना है, हमें उसको विद्यार्थियों तक पहुंचाना है कि किस तरह भारतीय भावना हमारे विद्यार्थियों में भरी जाए, अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करके वैज्ञानिक बनना। मैं बड़े ही
गर्व से ये कहना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इस दिशा में बहुत ही सार्थक कदम उठा रहा है और भारत की लगभग समस्त भाषाओं में, अभी हम लोग 12-13 भाषाओं में शुरू करने जा रहे हैं। जनवरी के प्रथम सप्ताह से हमारी जो काउंसलिंग होगी वो काउंसलिंग विभिन्न भारतीय भाषाओं में होगी और इसके पीछे हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो कुलपति हैं आचार्य नागेश्वर जी राव, उनकी प्रेरणा हमारे साथ है, उनका बल हमारे साथ है और हम सभी अपने क्षेत्रीय केंद्रों से अब ये शुरू करने जा रहे हैं कि भारतीय भाषा में पढ़ाओ। जो गांवों में बच्चे रहते हैं, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, उनको काउंसलिंग करो अपनी उनकी भाषा में। इससे क्रांति आएगी। अंग्रेजी पढ़ने वालों को छोड़ देंगे पीछे, नए नए आविष्कार आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी लोकल वोकल की जो बात करते हैं वो सामने बात आएगी। तो हम सब एक साथ मिलकर यह संकल्प लें और ये श्रृंखला संकल्प की श्रृंखला है कि हम संकल्प लें कि हम इस अमृत महोत्सव केवल एक महोत्सव नहीं है बल्कि एक प्रेरणा है। हम आगे बढ़ेंगे, अपने भारत को भारत बनाएंगे और भारत दैट इज इंडिया नहीं, भारत दैट इज भारत, इसकी संकल्पना करेंगे और अगले 25 वर्षों में इंडिया समाप्त हो जाएगा, भारत और भारत रहेगा। और आज के इस अभिभाषण में आदरणीय नंद कुमार जी से जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जो मुझे प्रेरणा मिली है, हमारे सारे विद्यार्थियों को जो प्रेरणा मिली है, क्योंकि आदरणीय नंद कुमार जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा यह वक्तव्य चल रहा है वो हमारे ज्ञान दर्शन पर लाइव जा रहा है, स्वयं प्रभा पर लाइव जा रहा है, हमारे फेसबुक पर लाइव जा रहा है, यूट्यूब पर लाइव जा रहा है और सैकड़ों हजारों सैकड़ों लोग इसे सुन रहे हैं। हमारा एल्यूमिनी जो है वो 76 लाख विद्यार्थियों का है और उनमें से अधिकांश लोग सुन रहे हैं। 35-36 लाख हमारे विद्यार्थी अभी हैं और 35-36 लाख विद्यार्थी रिजल्ट लेकर निकल चुके हैं। तो ये जो इतना बड़ा इग्नू परिवार है, इस इग्नू परिवार के पास नंद कुमार जी की जो प्रेरणा पहुंची है, उससे नव भारत का निर्माण होगा और उसमें निश्चित रूप से हमें कोई भारत माता की जय कहने से नहीं रोक पाएगा और नहीं किसी युवा पीढ़ी को संकोच होगा ये कहने में कि हम भारत के हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जितना हम अपनी भारतीय भाषाओं में काम करेंगे, जितने भारतीयता से ओतप्रोत होंगे, उतनी ही जल्दी हम विश्व में विज्ञान, क्योंकि विज्ञान तो हमारा क्षेत्र रहा है, ज्ञान और विज्ञान भारतीय परंपरा का अंग रहा है। हम केवल आध्यात्मिक नहीं रहे, हम आध्यात्मिक वैज्ञानिक रहे हैं और हमारी सोच वैज्ञानिक रही है। इसलिए हम वैज्ञानिक बनाएंगे, ऐसे वैज्ञानिक बनाएंगे जो अपनी भाषा में काम करेंगे, अपनी भाषा में ज्ञान और समाज विज्ञान पढ़ेंगे और तभी असल भारत का निर्माण हो सकेगा। मैं नंद कुमार जी को प्रणाम करता हूं और अनुग्रहित हूं कि आपने हमारा न्योता स्वीकार किया और आपके पास मैं जानता हूं कि आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने हमारा जो ये अनुरोध स्वीकार किया, उससे मैं व्यक्तिगत रूप से और पूरा इग्नू परिवार
आपके प्रति कृतज्ञ है। मैं सब जितने भी यहां लोग उपस्थित हैं उनको सबको धन्यवाद देता हूं, और ये उनका सौभाग्य है, जो लोग इस अभिभाषण को, जिन लोगों ने सुना, उनका ये सौभाग्य है कि भारत के एक चिंतक, भारत के महान कवि आदरणीय श्री जे नंद कुमार जी की बात आप लोगों ने सुनी। एक नया विश्वास पैदा होगा इससे, नई आशा, आकांक्षा और विश्वास। तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों से कहता हूं कि नंद कुमार जी के कहे हुए कदमों पर चलें और भारत को भारत के रूप में सुस्थापित करें। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा आपने कहा, यह श्रृंखला संकल्प की श्रृंखला है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों को एक निर्देश भी दिया है, एक प्रेरणा भी दी है, उसके अनुसार हम भी इस महायज्ञ में अपने केंद्र और अपने विश्वविद्यालय की ओर से एक आहुति दे रहे हैं। आदरणीय श्री जे नंद कुमार जी भाई साहब, एक विनम्र अनुरोध भी है मेरा आपको, कि ये जो पूरी श्रृंखला हम आयोजित कर रहे हैं, इन सारे व्याख्यानों को हम एक पुस्तकाकार रूप भी देंगे। तो मैं जानता हूं आप अत्यंत ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन मैं आपसे स्वयं संपर्क करूंगा, और आप जिस तरह का भी निर्देश, जो भी सहयोग कहेंगे, मैं वह सब करने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह जो आपका व्याख्यान है, यह किसी न किसी तरह से लिखित रूप में अगर हमें मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए मैं अनुरोध करता हूं, आप मेरा अनुरोध स्वीकार करें। सुशील जी, ऐसा है कि नंद कुमार जी बहुत व्यस्त हैं, तो सुरेश गोहे जी उनसे संपर्क कर लेंगे, और सुरेश गोहे जी वहां से उनके मौखिक वक्तव्य को लिखित वक्तव्य में परिवर्तित कर देंगे, दिखा देंगे। तो ये सुरेश गोहे जी का ये है कि जो आज भाषण हुआ है उसको सुरेश गोहे जी लिखित रूप में ले लेंगे और सर को दिखा लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे उसमें क्रिया करेंगे, क्योंकि उनकी व्यस्तता को देखते हुए हम उनको इस संकल्प में इसके लिए नहीं करेंगे, हम वो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। एक बात कहूँ? जी जी सर। जी सर। तो 5 बजे को ज्वाइन करना था मीटिंग में, फिर भी आप सतीकाम जी का जो भाषण भी सुनना चाहिए था। अभी सुशील जी ने जो बताया, इसके लिए आप लोगों की जानकारी है क्या पता नहीं, that's not a very big deal, but I already wrote a book on this. Swaraj at 75, struggle for selfhood, ऐसा अंग्रेजी में, और स्वराज at 75 ऐसा हिंदी में इसका ट्रांसलेशन भी हो चुका है। So Suresh ji, when he is writing this मौखिक, he can refer that book also. I'll be glad to welcome him and Sushil ji और और में कार्यालय में आना जो मिल सकते हैं, लेकिन that book will help him more, I think. भाषण करके वो कर सकते हैं। That book is available. Okay. Okay sir, we will take it from there and we will meet you soon sir. थैंक यू सर। आपसे संपर्क करके और उस पुस्तक के माध्यम से काम कर लेंगे, बस आपका निर्देश और आशीर्वाद रहे। और आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम सर, सुशील जी, सर को जाना है, इसलिए धन्यवाद ज्ञापन करके और कार्यक्रम जी जी। तो सुरेश जी, अब आपसे अनुरोध है कि जल्दी से धन्यवाद ज्ञापन करें, ताकि आदरणीय जे नंद कुमार जी को। सभी को नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इग्नू द्वारा 75 व्याख्यानों की चल रही इस श्रृंखला में 42वीं कड़ी के मुख्य वक्ता माननीय आदरणीय जे नंद कुमार जी, आप हमारे बीच आए और आपने अपने व्याख्यान से हमें अभिभूत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं एक ही लाइन में कहूंगा कि आपने जो बात कही कि भारत को जिस तरह से आध्यात्मिक, धार्मिक और भौतिक शोषण करने के लिए जो भी इन्वेडर्स यहाँ आए, उनसे लड़ने की प्रेरणा हमारे धार्मिक संतों ने मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से दी। और उन्होंने ये बताया तब से, जबकि अंग्रेज इस देश में नहीं आए थे, पहले स्व का निर्माण करना, फिर स्व के तंत्र का निर्माण करना, और वो अनवरत प्रक्रिया अभी भी चल ही रही है। ऐसे हमको औपचारिक रूप से स्वतंत्रता मिली है, लेकिन सबसे पहले हम स्व के निर्माण के लिए आज भी उन संतों के
वक्तव्यों को, उनके दिए हुए संदेशों को, उनके द्वारा रचित संदेशों को हम अभी भी पढ़ रहे हैं और स्वनिर्माण में अभी भी लगे हुए हैं और स्व के तंत्र के निर्माण में भी लगे हुए हैं। और आपने ये भी कहा कि हमको पुनः गांधी और जो भी आपने उल्लेख किए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के जो राष्ट्रीय संतों को, उनके संदेशों को अभी भी देखना चाहिए और स्व के तंत्र का निर्माण करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस व्याख्यान में हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, आपकी प्रेरणा और सतत मार्गदर्शन से यह व्याख्यान श्रृंखला लगातार चल रही है। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। निवेदन, पुनः ऐसा ही मार्गदर्शन और प्रेरणा बनाए रखें। इस कार्यक्रम के आज के समाहार करने वाले और माननीय समकुलपति और प्रवासी अध्ययन केंद्र, स्वतंत्रता संग्राम और प्रवासी अध्ययन केंद्र के माननीय निदेशक महोदय प्रोफेसर सत्यकाम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके निदेशन से ही महोदय लगातार विद्वानों को सुनने का अवसर हमें प्राप्त होता है। आपका धन्यवाद, आभार। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के संकुलपतिगण प्रोफेसर आरपी दास जी, सुमित्रा कुकरेती जी, उमा कांजी लाल जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस विश्वविद्यालय के सभी इकाइयों के निदेशक, क्षेत्रीय केंद्रों के निदेशक और सभी विभागों के निदेशक, उपनिदेशक तथा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर आदि सभी परिवार अकादमिक जगत का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विभाग से विश्वविद्यालय के कुल सचिव, उपकुल सचिव, सहायक कुल सचिव गण और जो भी इस तरह के इस कार्यक्रम के आयोजन में सफलता से भागीदारी कर रहे हैं, ऐसे सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस व्याख्यान का लगातार प्रसारण हो रहा है ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, स्वयं प्रभा और फेसबुक, यूट्यूब पर लाइव करने वाली ऐसी टीम का और वहां के सुनने वाले श्रोताओं का, भावी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम के संचालन में ये तकनीकी टीम के हमारे संजय शाह जी और सभी विश्वविद्यालय परिवार के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज के संचालन में हमारे डॉक्टर सुशील तिवारी जी और शंभुनाथ मिश्र जी स्वागत करता, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद सुरेश जी। हम अपने सभी कार्यक्रमों का अंत जो है वो राष्ट्रगान से करते हैं, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हों और संजय जी कृपया राष्ट्रगान का संचालन करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे गावे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद संजय जी। अब मैं अंत में आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम सर को औपचारिक समापन की घोषणा के लिए आमंत्रित करता हूं। हाँ, सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और फिर अगले शुक्रवार को हम लोग मिलेंगे इसी समय और एक नए विद्वान को नए विश्वास के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ सुनेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और नया वर्ष आ रहा है, आपका सब नया वर्ष शुभ हो और आप लोग और ये विश्वविद्यालय समृद्धि की राह पर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे हम लोग। नमस्कार। सर, आप सबों को भी